तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे सीरीज़ चल रही है इंडियन हिस्ट्री, तो हमारा यहाँ पे आज का टॉपिक है गुप्तकाल। आज हम यहाँ पे गुप्तकाल वंश के बारे में देखेंगे। यहाँ के सामाजिक जो साम्राज्य था, साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से हुआ। साथ ही यहाँ पे देखेंगे यहाँ की आर्थिक व्यवस्था क्या थी, और इसके अलावा यहाँ का जो कार्य प्रणाली थी किस प्रकार से थी। ये सारे टॉपिक हम आज यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो पिछली वाली वीडियो में हमने यहाँ पे देखा था कि जो मौर्य साम्राज्य था, सबसे बड़ा मौर्यों का जो साम्राज्य था, काफ़ी बड़ा साम्राज्य का उन्होंने विस्तार किया था। उसके बाद यहाँ पे कई छोटी छोटी राजनीतिक शक्तियाँ आई जिन्होंने भारत पर अलग अलग हिस्सों में शासन किया। लेकिन यहाँ पे मौर्यों के बाद कोई इतनी शक्तिशाली शक्ति नहीं थी जो यहाँ पे इस साम्राज्य को संभाल पाए। तो इसके बाद यहाँ पे स्थापना होती है गुप्त वंश की। ठीक है, जो गुप्तकाल होता है, गुप्त वंश की यहाँ पे स्थापना होती है। और गुप्त वंश जो है ये इसमें बहुत कुछ हमको देखने को मिलता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग, ठीक है, स्वर्णिम युग इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो, गुप्तकाल में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एक तो यहाँ पे साहित्य की रचना होती है। ठीक है, गुप्तकाल में साहित्य की रचना होती है। इसके अलावा यहाँ पे मंदिरों का निर्माण किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ के जो इसके जो शासक होते हैं गुप्त वंश के, काफ़ी प्रतापी शासक होते हैं। अपने साम्राज्य का विस्तार इन्होंने बहुत अच्छे से किया था। इससे पहले यहाँ पे बहुत सी छोटी छोटी शक्तियाँ आई, जैसे पहलव वंश हो गया, इसके अलावा कुषाण वंश हो गया, और सातवाहन वंश आए, और इसके अलावा यहाँ पे शक आए। अलग अलग शाखाओं पे जो शक थे वो यहाँ पे आए थे। ठीक है, तो शकों का पतन अभी यहाँ पे पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। शकों का जो पतन होगा पूर्ण रूप से वो गुप्त काल में होगा। ठीक है, क्योंकि शकों की यहाँ पे 4-5 शाखाएं थी, तो ये अलग अलग हिस्सों पे अपना शासन करी थी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं गुप्तकाल के बारे में। गुप्तकाल गुप्त वंश के जो संस्थापक थे, ठीक है, श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। और श्री गुप्त को गुप्तों का आदि पुरुष भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसका जो शासन काल है तो 240 से 280 ईस्वी तक इसका शासन काल है। लेकिन ये क्या होता है कि अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग काल निर्धारण कर रखा है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो श्री गुप्त के बारे में इतना ही था। श्री गुप्त के बाद यहाँ पे बनते हैं घटोत्कच। ठीक है, घटोत्कच यहाँ पे नेक्स्ट शासक बनते हैं गुप्तकाल के। इनका जो शासनकाल होता है 280 से लेके 319 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। और इसके बाद यहाँ पे स्थापना होती है चंद्रगुप्त प्रथम की। ठीक है, चंद्रगुप्त जो प्रथम होता है ये गुप्त वंश का तृतीय शासक होता है। और इसका जो शासनकाल है 319 से 335 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। ठीक है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, वैसे गुप्त वंश की जो स्थापना करते हैं, ठीक है, संस्थापक जो होते हैं वो श्रीगुप्त होते हैं। लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया था। और इसके बाद इन्होंने चंद्रगुप्त जो राजा था इसने राजा रानी का सिक्का चलाया था। ठीक है, तो राजा रानी का सिक्का किसने चलाया था? तो वो चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि राजा रानी का सिक्का किसने चलाया था, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। इसके अलावा 319 में इसने गुप्त संवत चलाया और महाराजधिराज की उपाधि धारण करने वाले ये प्रथम गुप्त शासक थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे शासक बनते हैं नेक्स्ट समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे ये महान शासक था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है ये हम अभी आगे देखेंगे कि इन्होंने बहुत से यहाँ पे कार्य किए थे। ठीक है, समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। और समुद्रगुप्त के जो सिक्के थे इसमें समुद्रगुप्त को वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। ठीक है,
तो समुद्रगुप्त के सिक्कों में समुद्रगुप्त को वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, यानी कि समुद्रगुप्त एक तो कविराज थे, और इसका मतलब ये है कि जब इनको इनके सिक्के में वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है तो इसका मतलब ये है कि ये संगीत प्रेमी। समुद्रगुप्त का यहाँ पे एक दरबारी कवि था जिसका नाम था हरिसेन, ठीक है, और हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, ठीक है। तो ये हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी था, और इसकी जो रचना थी प्रयाग प्रशस्ति, इसमें समुद्रगुप्त के बारे में उल्लेख है, और साथ ही यहाँ पे गुप्त काल के बारे में भी उल्लेख दिया गया है। काफ़ी जानकारी यहाँ से मिलती है गुप्त काल की। समुद्रगुप्त ने आर्यवत यानी कि उत्तरी भारत के 9 राजाओं को परास्त किया था, और दक्षिणी भारत के 12 राजाओं को इन्होंने पराजित करके गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि उत्तरी भारत में 9 राजाओं को इन्होंने पराजित किया था और दक्षिणी भारत से 12 राजाओं को इन्होंने हराया था, और यहाँ पे इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इनके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो शासक बनते हैं वो हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो होते हैं इनको विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की थी, ठीक है। शकों का संपूर्ण रूप से इन्होंने समापन किया था, ठीक है। मैंने पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि जो शक थे उनकी 5 शाखाएं थी, तो अलग अलग हिस्सों पे वो शासन कर रहे थे, ठीक है। तो यानी कि जो शक होते हैं इनका पूर्ण रूप से समापन यहाँ पे होता है गुप्त काल में, और कौन करता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री फायान भारत आया था, और ये कब तक रहा? तो 399 से लेके 1414 ईस्वी तक ये भारत में रहा था, ठीक है। और इसने एक रचना लिखी थी फोक्यों की, ठीक है, ये इनकी रचना थी। विशाखा दत्त ने एक पुस्तक की रचना की थी, ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम, और चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम था कुबेरनामा, ठीक है। और ये कौन थी? तो ये नागवंशीय, ठीक है, नागवंशीय राजकुमारी थी कुबेरनामा, और फिर इनकी एक पुत्री होती है जिसका नाम रहता है प्रभावती। तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय होता है, ठीक है, चंद्रगुप्त जो था तो ये अपनी पुत्री का विवाह कराता है बागटक शासक के रुद्रसेन से, ठीक है। जो रुद्रसेन है इसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी होती है कुबेरनामा, जो नागवंशीय राजकुमारी होती है, इनकी पुत्री होती है प्रभावती, और चंद्रगुप्त अपनी पुत्री का विवाह करता है वागटक शासक से, ठीक है, रुद्रसेना से, ठीक है, रुद्रसेन, ठीक है, जो रुद्रसेन होता है इससे ये अपनी पुत्री का विवाह करता है। इसके अलावा यहाँ पे जो चंद्रगुप्त द्वितीय था इसके दरबार में 9 विद्वान थे, ठीक है, इनको नवरत्न भी कहा जाता है। तो कालिदास ये कवि थे, हरिसेन ये कवि थे, ठीक है। हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का ये राजकवि था, ठीक है, और चंद्रगुप्त के दरबार में भी ये कवि था। बेताल भट्ट ये इसका जो संबंध था जादू टोना से संबंध था। शंकु या इसका संबंध था वास्तुकला से, ठीक है। वाराहमिहिर तो ये खगोल विज्ञान था, और वरुचि इसका संबंध था व्याकरण से। धन्वंतरी, ठीक है, ये चिकित्सा से संबंध रखता था, और छपणक ये ज्योतिष था। नौवां जो था वो था अमर सिंह, और ये शब्दकोश से संबंध रखता था। तो ये थे यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न। इनके बाद यहाँ पे जो दूसरे शासक बनते हैं वो बनते हैं कुमारगुप्त, ठीक है। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और कहाँ पे होती है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? तो बिहार, ठीक है, बिहार के राजगीर में होती है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। और नालंदा विश्वविद्यालय को बौद्ध धर्म के जो महायान शाखा जो थी, तो इस शाखा का ऑक्सफोर्ड इसको कहा जाता है, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को। इसके बाद यहाँ पे शासक बनता है स्कंदगुप्त, ठीक है। स्कंदगुप्त को सुकृत्य के नाम से भी जाना जाता है, और गुप्त वंश का यह अंतिम प्रतापी शासक था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कोई प्रतापी शासक नहीं हुआ, तो स्कंदगुप्त को गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक माना जाता है, ठीक है। इसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था, ठीक है, और इसका उल्लेख मिलता है तो कहाँ से मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने जूनागढ़ अभिलेखों के बारे में देखा था। इसके बाद इसके समय यहाँ पे हुणों का आक्रमण भी होता है, और इसका उल्लेख मिलता है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से प्राप्त अभिलेख, ठीक है। भीतरी स्तंभ जो अभिलेख है, तो इस लेख में हुणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, ठीक है। हुणों ने आक्रमण कब किया था? तो हुणों ने आक्रमण किया था 455 ईस्वी में, ठीक है, और हुणों को यहाँ पे पराजित किया था स्कंदगुप्त ने।
इसके बाद यहाँ पे अगले शासक बनते हैं भानुगुप्त। तो भानुगुप्त यहाँ पे एक अभिलेख है, एरना अभिलेख, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और इस एरना अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम अभिलेख या साक्ष्य मिलता है, ठीक है। तो किस अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम अभिलेख या साक्ष्य मिलता है, तो वो है एरन अभिलेख। अब ये यहाँ पे जो साक्ष्य मिला है सती प्रथा का, ये साक्ष्य यहाँ पे किस प्रकार से आया, ठीक है। तो जो भानु प्रताप थे, इनके समय में जब यहाँ पे हुणों का आक्रमण होता है, ठीक है, तो भानुगुप्त के यहाँ पे एक मित्र थे जिनका नाम था गोपराज, ठीक है। गोपराज भानु गुप्त के मित्र थे और इन्होंने जब इस पे हुणों का आक्रमण होता है तो गोपराज यहाँ पे भानु प्रताप का काफ़ी साथ देता है और इस हुणों के आक्रमण में यहाँ पे गोपराज की मृत्यु हो जाती है और तब इनकी पत्नी अग्नि में जलकर सती हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे सती प्रथा का प्रथम अभिलेख जो साक्ष्य मिलता है वो मिलता है एरना अभिलेख में और ये भानुगुप्त का अभिलेख है। इसके बाद यहाँ पे अगले जो शासक बनते हैं वो बनते हैं विष्णुगुप्त, ठीक है। और विष्णुगुप्त को गुप्त वंश का अंतिम शासक इनको माना जाता है। अब आगे हम यहाँ पे देखते हैं गुप्तकालीन प्रशासनिक, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था, ठीक है। तो गुप्त शासक, जो गुप्त शासक होता है इनको क्या कहा जाता था, तो परमेश्वर, महाराजाधिराज या परम भट्टारक इनको कहा जाता था, ठीक है। सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था उसको कहा जाता था कुमारा मात्या, ठीक है, इसको कहा जाता था। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे इनकी प्रशासनिक व्यवस्था, किस प्रकार से इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो देखो सबसे बड़ा यहाँ पे होता था राज्य, जैसे आज हमारा सबसे बड़ा होता है देश, देश के बाद राज्य, तो इसी प्रकार से इनके शासन गुप्त काल में जो सबसे बड़ा होता था राज्य का जो शासक होता वो राजा कहलाता था, ठीक है। राज्य को फिर इन्होंने छोटे छोटे देशों में बांटे जाते थे, तो देश का जो शासक होता था वो गोपना कहलाता था। फिर देश को ये भुक्ति में बांटते थे और भुक्ति का जो शासक होता था उसको उपरिक कहा जाता था। फिर भुक्ति को ये विष में बांटते थे, ठीक है, विष में बांटता था। विष यानी कि विष को जिला या जनपद कहा जाता है और यहाँ का जो शासक होता था, ठीक है, उसको विषपति कहा जाता था। फिर विष को यहाँ पे विधि में बांटा जाता था और विधि को पेट भी कहा जाता है और इसके जो शासक होते थे उसको पेटपति कहा जाता था। फिर विधि को बांटा जाता था ग्राम में, ठीक है, और ग्राम सबसे छोटी इकाई थी और ग्राम का जो मुखिया होता था उसको ग्रामिक कहा जाता है। और इसके बाद ग्रामिक, ठीक है, ग्रामिक के जो कुछ अन्य प्रमुख सदस्य होते थे उनको महतर कहा जाता था। जैसे जिस प्रकार से अभी जैसे ग्राम प्रधान होता है और ग्राम प्रधान के साथ जो मुख्य मेंबर जुड़े होते हैं उनको वार्ड कहा जाता है, वार्ड मेंबर। तो इसी प्रकार से गुप्त साम्राज्य में जो ग्रामिक था और ग्रामिक के साथ कुछ अन्य प्रमुख सदस्य होते उनको महतर कहा जाता था। तो ये यहाँ पे इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। सबसे बड़ा होता था राज्य, राज्य के बाद देश, देश के बाद भुक्ति, भुक्ति के बाद विष और विष को विधि में और विधि को ग्राम में बांटा गया था। इसके बाद इनके कुछ यहाँ पे प्रमुख अधिकारी थे। तो महासेनापति, ठीक है, ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दंडपासिक, ये पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। महाभांडा मराधिकृत, ठीक है, ये राजकीय कोष का सर्वोच्च अधिकारी होता था। और महाअक्षपटलिक, ये अभिलेख विभाग का अधिकारी होता था। विनय स्थित स्थापक, ये शिक्षा विभाग से संबंध रखता था। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, किस प्रकार से इनकी आर्थिक स्थिति थी। तो इनकी जो आर्थिक स्थिति होती थी वो कृषि पर आधारित थी और कृषि कर का, ठीक, जो कृषि कर था इनका उपज का 1/4 से लेके 1/6 भाग का इनका कृषि कर था। इसके बाद यहाँ के कुछ अन्य कर थे उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला यहाँ पे है भाग कर, ठीक है, ये राजा को दिया जाता था। दूसरा था यहाँ पे भोग कर, ये राजा को फल व सब्जी के रूप में भेंट दी जाती थी, भोग कर। तीसरा था यहाँ पे ऊपरी कर, ठीक है, ये अस्थाई, ठीक है, अस्थाई कृषकों से ये लिया जाता था। अस्थाई इसका मतलब होता है कि जैसे कुछ कृषक होते थे जो दूसरों की भूमि पर कृषि करते थे या कुछ टाइम के लिए किसी से भूमि लेते थे, उसमें उपजाऊ करते थे, अपनी कृषि किया करते थे, तो उनको अस्थाई कृषकों से लिया जाता था ऊपरी कर, ठीक है। और उद्रंग जो कर था ये अस्थाई कृषकों से लिया जाता था, यानी कि जिनके पास अपनी भूमि होती थी उनसे ये कर लिया जाता था, उद्रंग कर। अगला है यहाँ पे हलदंड कर, तो ये हल लगाने वालों से लिया जाता था। शुल्क कर, ये सीमा या बिक्री करने वाले यानी कि व्यापार करने वाले उनसे लिया जाता था शुल्क कर। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक सामंती व्यवस्था भी थी, जो सामंती व्यवस्था, ठीक है, जो राजा के अधिकारी होते थे उन्हें वेतन की जगह भूमि दान दी जाती थी, तो इसको सामंती व्यवस्था कहा जाता था।
अगर इनकी मुद्रा की बात करें तो इनकी यहाँ पे 2 प्रकार की मुद्रा थी, स्वर्ण मुद्रा और चांदी मुद्रा। ठीक है, तो इस यहाँ पे स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था और चांदी को, ठीक है, चांदी को यहाँ पे रुपये का कहा जाता था। सोने को दिनार और चांदी को रुपये का कहा जाता था। तो इस प्रकार से थी यहाँ पे इनकी प्रशासनिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था। आगे यहाँ पे देखते हैं सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था इनकी किस प्रकार से थी, तो समाज इनका पितृसत्तात्मक था। ठीक है, समाज में जातियों और उपजातियों में बांटा गया था। प्रदा प्रथा, सती प्रथा, नियोग प्रथा का प्रचलन यहाँ पे तीव्रता से होता है। ठीक है, तो ये सारी जो प्रथाएं होती है यहाँ पे गुप्त काल में देखने को मिलती है। सती प्रथा का उल्लेख है, तो सती प्रथा का उल्लेख अभी हमने देखा था एरन अभिलेख में है, और एरन अभिलेख किसका है, तो ये भानुगुप्त का अभिलेख है। भानुगुप्त के मित्र होते हैं गोपराज, और गोपराज की मृत्यु होती है हूण आक्रमण में। जब हूणों का यहाँ पे आक्रमण होता है तब यहाँ पे गोपराज की मृत्यु होती है, और गोपराज की पत्नी जो होती है वो अग्नि में जलकर सती हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे भानुगुप्त के एरन अभिलेख में साक्ष्य है कि सती प्रथा का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं इनकी धार्मिक स्थिति। ठीक है, तो वैष्णव धर्म का यहाँ पे विस्तार हुआ था। उत्तर प्रदेश ललितपुर जिले के देवगढ़ में बेतवा नदी के तट पर गुप्तकालीन दशावतार मंदिर स्थित है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे गुप्तकालीन में प्रमुख मंदिरों का निर्माण हुआ था। तो मंदिर निर्माण शैली, कला, ठीक है, कला का जन्म गुप्त काल में होता है। ठीक है, तो इससे पहले हमने इतने सारे यहाँ पे जो राजनीतिक शक्तियाँ आई तो किसी में भी हमने यहाँ पे मंदिरों का उल्लेख नहीं देखा है, लेकिन गुप्त कालीन में यहाँ पे मंदिरों का, इनकी शैली का जन्म होता है। तो एरन का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, दशावतार मंदिर ये उत्तर प्रदेश में है, और भूमरा का शिव मंदिर ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये जो सारे मंदिर थे गुप्तकालीन मंदिर थे। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं साहित्य। ठीक है, यहाँ पे कुछ साहित्यों की रचना की गई है। तो अभिज्ञान शकुंतलम ये कालिदास की रचना है। मालविका निमित्र ये कालिदास की है। देवीचंद्र गुप्तम ये जो रचना है ये विशाखा दत्त की है। मुद्राक्षस तो ये भी विशाखा दत्त की रचना है। चारुदम तो ये भास की रचना है। ठीक है, काव्य दर्शन तो ये दंडिन की है। इसके अलावा पंचतंत्र जो है ये विष्णु शर्मा की है, और बृहत संहिता ये वारहिम मिहर की रचना है। तो ये यहाँ पे प्रमुख रचना थी। जो सारी रचनाएं हैं ये गुप्तकालीन रचना है, यानी कि इनकी रचना गुप्त काल में हुई है। तो ये थे आज के यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।